ग्रेड आ गया। तो देखिए आज हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया और कैसे फंक्शन करता है, कैसे फंक्शन से इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, कहाँ पर नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और इसके अंदर जो जो स्ट्रक्चर्स हैं उन सब के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, आप लोगों ने बचपन में बहुत ज़्यादा किताबों में पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हर कोई जानता है, द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये तो आप लोगों ने बहुत ही बार पढ़ा होगा, लेकिन आज हम लोग करेंगे इससे कुछ अलग हटके बात। पहले तो ये जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम लोग डिस्कवरी की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी में सबसे पहले एक नाम आता है साइंटिस्ट का, उनका नाम है अल्बर्ट वान कोलिकर। एक साइंटिस्ट हुए अल्बर्ट वान कोलिकर। एक अल्बर्ट नाम कोलिकर नाम के साइंटिस्ट हुए, इन्होंने क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। लेकिन आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है बहुत जल्दी इजीली दिखने वाला सेल ऑर्गेनेल नहीं है। इसके लिए एक स्पेशल टाइप का स्टैंड होता है जिसे आप लोग डाइस बोलते हैं। उस डाइस का नाम होता है जेनस ग्रीन बी। उसका नाम होता है जेनस ग्रीन बी। ये अलग तरीके की स्पेशल डाइस होती है जिससे इसको स्टैंड किया जाता है या फिर डाई किया जाता है। क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डिस्कवरर थे या जिन्होंने डिस्कवर किया वो अल्बर्ट वान कोलिकर थे। लेकिन इसको अगर हम लोग अंडर माइक्रोस्कोप की बात करें तो यह अंडर माइक्रोस्कोप में इजीली नहीं दिखता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक जेनस ग्रीन बी नाम की एक डाई होती है, उससे इसको स्टैंड करना पड़ेगा। जब इसको स्टैंड करना किया जाएगा तब इसमें आप लोगों को कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मिलेगा आपको सिलेंड्रिकल देखने को मिलेगा, या फिर इसको बोलते हैं सोसेज भी देखने को, इसको सोसेज भी बोलते हैं। मतलब ये सिलेंड्रिकल मिलेगा इस टाइप से कुछ, ठीक है, या फिर एक्सरसाइज होगा तो इस टाइप का इसका शेप देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें इसके स्ट्रक्चर की, अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर में आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो देखिए क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये इस वाली लेयर की बात करें, ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन की अगर हम लोग बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर बनाती है, ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर बनाती है। क्लियर? ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, ये बनाएगी कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर। फिर इसके जस्ट विद इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इनर मेम्ब्रेन। क्लियर? यहाँ पे आप लोगों को इनर मेम्ब्रेन मिल जाएगा। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होती है, इनर मेम्ब्रेन। जब ये इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होगी तो बनाएगी क्रस्टी। अगर हम लोग बात करें इनर मेम्ब्रेन की, जब ये इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होगी तो क्रस्टी का फॉर्मेशन करेगी, फोल्डेड होगी। क्लियर? फोल्डेड होके क्या करेगी, क्रस्टी का फॉर्मेशन करेगी। क्लियर? ये क्रस्टी जो होता है, क्रस्टी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके ऊपर आप लोगों को बताया, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर। इसमें स्ट्रक्चर में आप लोगों को पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर दिख जाएगा, जिसको बोलते हैं ऑक्सीसोम्स। क्लियर? इसके और भी कई सारे नाम हैं, जैसे ऑक्सीसोम्स है, इसको F0 F1 पार्टिकल भी बोलते हैं, F0 F1 पार्टिकल भी बोलते हैं।
F0 F1 पार्टिकल भी बोलते हैं, इसको एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोलते हैं, इसको एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोलते हैं, इसको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें इसमें और एक नाम और मिल जाएगा आप लोग सुनने को, जिसका नाम होता है एटीपी सिंथेस, जिसका नाम होता है एटीपी सिंथेस। तो भाई साहब ये वही रीजन है या वही जोन है जहां पे क्या होता है एटीपी की सिंथेसिस होती है। अगर हम लोग एटीपी की सिंथेसिस की बात करें तो एक क्रस्टीज होता है फिंगर लाइक प्रोजेनीज। क्रस्टी क्या होता है, जब ये यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड हो जाती है तो ये बनाती है फिंगर लाइक प्रोजेनीज। इस प्रोजेनी पे बहुत सारे आप लोगों को ऑक्सीसोम्स देखने को मिल जाएंगे या फिर इसमें F0 पार्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। अगर हम लोग F0 पार्टिकल की डिस्कवरी की बात करें तो इसमें एक मोरान नाम के साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। एक फर्नांडिस मोरान नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। और इन्होंने बताया कि अगर एटीपी सिंथेसिस है तो एटीपी सिंथेसिस की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो मिलेगा इनर मेम्ब्रेन पे। क्लियर? जब हम लोग बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, क्लियर, जब इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे एक स्पेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जिसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये जो स्पेस होता है इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दोनों को सेपरेट कराने का काम करता है। फिर हम लोग थोड़ा इनर मेम्ब्रेन के अंदर चलते हैं। अगर हम लोग इनर मेम्ब्रेन के अंदर चलेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक लिक्विड टाइप का भरा हुआ मिल जाएगा, उसका नाम होता है मैट्रिक्स। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें, इसके अंदर जो ल्यूमेन भरा होता है उस ल्यूमेन का नाम होता है मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स होता है इसके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, इसके पास राइबोसोम्स होते हैं, इसके पास आरएनए होता है और इसके पास हम लोग बात करें डीएनए। क्लियर? हम लोग बात करते हैं डीएनए का मतलब यहाँ पे अगर हम लोग डीएनए की बात करेंगे, डीएनए भी इसमें एकदम एज ए प्रोकैरियोटिक सेल की तरह होता है। क्लियर? और अगर हम लोग इसमें राइबोसोम्स की बात करते हैं तो राइबोसोम्स भी इसमें 70 स्टाइल का मतलब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स मिलता है। तो ये चीज हो गई यहाँ पे। अगर हम लोग मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलेगी क्रेब्स साइकिल, यहाँ पे देखने को मिलेगी क्रेब्स साइकिल। क्लियर? यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर मैट्रिक्स की बात करें, मैट्रिक्स में एंजाइम मिल जाएंगे, वो क्या चलाएंगे, क्रेब्स साइकिल। तो देखिए भाई साहब यहाँ पे दो तरीके की रिएक्शंस मिलेगी। एक तो मिलेगी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जिसे बोलते हैं हम लोग क्या चीज, एटीपी सिंथेसिस, वो मिलेगा क्रिस्टी के ऊपर। और इसके बाद में हम लोग बात करें किसकी, मैट्रिक्स की, तो इसके अंदर मिल जाएगा क्रेब्स साइकिल को प्रोसीड कराने वाले एंजाइम। ठीक है? तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर फिर हम लोग इसकी बात करते हैं डीएनए की, इसमें डीएनए किस टाइप का मिलता है, तो यहाँ पे डीएनए सिंगल मतलब एक डीएनए, सिंगल डीएनए, एक तो सिंगल डीएनए मिलेगा। क्लियर? दूसरा क्या होगा, ये सर्कुलर होगा। तीसरा क्या है, डबल स्ट्रैंडेड होगा मतलब डीएस डीएनए जिसको बोलते हो आप लोग, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। क्लियर? तीसरा क्या है, यहाँ पे नेक्ड होगा। नेक्ड मतलब इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलेगी। क्लियर? और ये जीसी रिच होगा। क्लियर? ये होगा जीसी रिच। अगर हम लोग बात करें ग्वानिन और साइटिडीन रिच डीएनए होता है। ठीक है? अगर ग्वानिन और साइटिडीन रिच की हम लोग अगर बात करते हैं तो ग्वानिन और साइटिडीन के बीच में हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है, जैसे ग्वानिन है, ग्वानिन इसके साथ साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड मिलता है वो मोर स्टेबल डीएनए होता है। क्लियर? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है, मोर स्टेबल होता है। तो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। फिर उसके बाद में अगर हम लोग इसके नाम की बात करें, किस किस नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे आगे थोड़ा और अलग हटके कुछ चीजें, जैसे कि देखिए अगर हम लोग बात करें इसके डिफरेंट नाम की तो क्या करेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे पहले माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया also known as mitochondria also known as ATP मिल क्लियर। और क्या बोलेंगे इसको, पावर हाउस ऑफ सेल क्लियर। फिर और इसको क्या बोलेंगे, सेल विद इन सेल, इसको बोलेंगे सेल विद इन सेल, सेल विद इन सेल। तो अभी थोड़ा इस पे हम लोग और फोकस करेंगे। सेल विद इन सेल का मतलब क्या है, और इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल क्लियर। इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इंडोसिम्बाइड क्लियर, इंडोसिम्बाइड भी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे नाम हैं जिसको जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको इसमें डिफरेंट नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग अगर समझ पाए तो हम लोग बात करेंगे सेल विद इन सेल और सेमी ऑटोनोमस और इंडोसिम्बाइड। ठीक है, तो हम लोग इसकी बात करेंगे। तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको हटा दे रहे हैं। तो पहला ये करेंगे हम लोग, क्या जानेंगे कि कैसे सेल विद इन सेल है। हम लोग बात करेंगे किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल विद इन सेल है, सेल विद इन सेल क्लियर, सेल विद इन सेल। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि हम लोग सेल में देखते हैं, सेल में क्या होता है, राइबोसोम्स मिल जाता है क्लियर, राइबोसोम्स मिल जाएगा, उसका अपना डीएनए होगा, उसका अपना आरएनए होगा क्लियर, उसका अपना खुद का साइटोप्लाज्म क्लियर। अगर हम लोग सेल की बात करें, सेल का अपना राइबोसोम्स होगा, सेल का अपना डीएनए होगा, सेल का अपना आरएनए होगा, सेल का अपना साइटोप्लाज्म होगा। तो यही सेल में मिलता है। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम लोग बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का एक राइबोसोम्स होता है जो कि 70S टाइप का होता है क्लियर। अगर हम लोग डीएनए की बात करें, इसमें डीएनए भी हमने बताया है, इसके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है क्लियर, इसका खुद का आरएनए भी होता है ओके। फिर इसके बाद में इसमें जो साइटोप्लाज्म या जो ल्यूमेन जो होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, और ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो हैं, जो क्या करती हैं, न्यूक्लियस जो होता है उसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना तो है तो सारा सब कुछ, ये इन सब से मिलकर अपना प्रोटीन की सिंथेसिस करवा सकता है। इसके साथ साथ में एंजाइम और होते हैं, क्लियर, इसके साथ साथ में एंजाइम भी होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं एंजाइम की, तो एंजाइम के साथ साथ में इसमें राइबोसोम्स है, राइबोसोम के साथ साथ में डीएनए है, डीएनए के साथ साथ में आरएनए, सारी चीजें इसमें प्रेजेंट हैं। तो ये अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करवा सकता है, लेकिन इसकी प्रोटीन सिंथेसिस बिना न्यूक्लियस के पॉसिबल नहीं होती है। तो इसको क्या चाहिए होगा, न्यूक्लियस क्लियर, इसे न्यूक्लियस की हेल्प चाहिए होगी। लेकिन न्यूक्लियस की हेल्प कौन देगा, इसके पास अपना खुद का तो न्यूक्लियस होता नहीं है, तो न्यूक्लियस की हेल्प कौन करवाएगा, न्यूक्लियस का जो है ना, न्यूक्लियस की अगर हेल्प की बात करें तो सेल के पास न्यूक्लियस होता है, उसके द्वारा ही कुछ जीन, कुछ एंजाइम्स या कुछ केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं, जिसकी वजह से सारी एक्टिविटीज होना पॉसिबल हो पाती है। उसी की वजह से इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी बोलते हैं क्लियर, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसके पास अपना पूरा का पूरा प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है, लेकिन विदाउट न्यूक्लियस के ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, विदाउट न्यूक्लियस के ये प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा क्लियर। तो देखिए क्या होता है, और इसके बाद में देखिए इंडोसिम्बायोटिक, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे इंडोसिम्बायोटिक,
ठीक है। तो इंडोसिम्बायोटिक की बात करेंगे तो ये बात समझ में आई होगी, सेल विद इन सेल, जैसा कि सेल में होता है सेम उसी तरह का माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल के अंदर प्रेजेंट है, तभी इसको बोलते हैं सेल विद इन सेल। फिर ये क्या करता है, अपना सारा का सारा फंक्शन जो है अकेले नहीं प्रोसीड करवा पाता है, इसको चाहिए होती है न्यूक्लियस की हेल्प। न्यूक्लियस की हेल्प की वजह से ये कैसा हो जाता है, सेमी ऑटोनोमस। ऐसा नहीं है भाई साहब इसको बाहर निकाल लो सेल के और इससे हमने एटीपी सिंथेसिस करवा लो, तो बिना सेल के बिना न्यूक्लियस के एटीपी को सिंथेसाइज नहीं करता है। ठीक है। फिर हम लोग अगर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की, तो भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारी सिमिलरिटीज होती है। इसके पास भी 70s टाइप का राइबोसोम्स होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी 70s राइबोसोम्स होता है। क्लियर। इसके पास भी यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, तो उसके पास भी अपना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। अगर हम लोग इसकी मेम्ब्रेन की बात करें, इसके पास में डबल मेम्ब्रेन होती है, तो क्लोरोप्लास्ट के पास भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो फ्लूइड भरा है मैट्रिक्स, तो उसी की तरह उसमें स्ट्रोमा होता है। क्लियर। तो ये सारी सिमिलरिटीज हैं, और उसका डीएनए भी सेम होता है और इसका भी डीएनए सेम होता है। क्लियर। दोनों एकदम सेम डीएनए, सेम आरएनए और सेम राइबोसोम वाले सेल ऑर्गेनेल होते हैं। क्लियर। इतनी बात अगर समझ गए हो तो इसके साथ साथ में हम थोड़ा और आगे डिटेल में पढ़ाते हैं आप लोगों को, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। तो देखिए अभी इसमें हमें क्या बाकी रह गया, इंडोसिम्बायोट। देखिए इंडोसिम्बायोट, क्लियर। इसका मतलब क्या होता है, कोई एक सेल रही होगी प्रोकैरियोटिक कभी। क्लियर। कोई एक सेल प्रोकैरियोटिक रही होगी कभी, इसने क्या कर लिया, कोई सॉलिड पार्टिकल जो है उसको इनगल्फ कर लिया। क्लियर। फाइगोसाइटोसिस। ओके। फाइगोसाइटोसिस इसने क्या किया, इसको इनगल्फ कर दिया। क्लियर। फिर क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। क्या चीज हुआ, इवोल्यूशन हुआ। क्लियर। जो यहाँ पे पार्टिकल आया वो कुछ स्टाइल से पढ़ा रहा होगा बहुत दिनों तक, और आप लोगों को पता ही है इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन जो होता है वो ग्रेजुअल चेंज होता है, ग्रेजुअल चेंज। क्लियर। ये होता है ग्रेजुअल चेंज। ग्रेजुअल का मतलब होता है बहुत स्लो प्रोसेस। क्लियर। ये बहुत स्लो प्रोसेस से इसमें चेंजेस आते हैं। तो फिर क्या हुआ, जो माइटोकॉन्ड्रिया था, जो यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल था, इवोल्यूशन के बाद में सेल जब यूकैरियोटिक में पहुंची होगी, प्रोकैरियोटिक से जब यूकैरियोटिक में पहुंची, तो उसकी वजह से ये जो इनगल्फ किया हुआ पार्ट था ये माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। ये कन्वर्ट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जब माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया, अब ये सेल बन गई कौन सी, यूकैरियोटिक। ठीक। फिर बाद में उसके क्या हुआ, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है वो बाइनरी फिशन से मिलता है। अब जो नया माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है वो बाइनरी फिशन से मिलता है। तो अगर हम लोग बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन, तो क्या लिखेंगे, न्यू माइटोकॉन्ड्रिया is arise from pre-existing mitochondria। क्लियर। मतलब ये कोई माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। इसमें होगा बाइनरी फिशन, इसमें क्या चीज होगा, बाइनरी फिशन होगा। जब ऐसा भी बाइनरी फिशन होगा, ये क्या है, प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लियर। इससे जब नया माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा, ये क्या चीज है यहाँ पे, न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बना। जब ये न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बना है, तो ये न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बना है, तो उसके लिए ये वाला कौन सा हो जाएगा, प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है। इतनी बात समझ पा रहे हो। तो न्यू माइटोकॉन्ड्रिया इज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। इतनी बात समझ गए। फिर हम लोग बात करते हैं कि मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स जो होती हैं,
उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, ठीक है। प्लांट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कितना होता है, एनिमल के अंदर कितना होता है, बर्ड्स के अंदर कितना होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग बात करें माइक्रोएस्टेरियाज, हम लोग बात करें माइक्रोएस्टेरियाज एंड क्लोरेला फ्यूसा, भाई साहब ये दो ऑर्गेनिज्म हैं, इन दोनों के पास में केवल सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। क्लियर, ये बात समझ पा रहे हो। माइक्रोएस्टेरियाज और क्लोरेला फ्यूसा जो होता है ना, इसके पास केवल सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। अगर हम लोग प्लांट की बात करें, प्लांट के पास में फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया is present in plants than animal। क्लियर, अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग प्लांट और एनिमल की बात करें तो एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पे इस टाइप से लिख सकते हैं, एनिमल, क्लियर, एनिमल, फिर इसके बाद में एनिमल से कम किस में होते हैं, प्लांट में होते हैं, क्लियर, और इनसे भी कम किसमें होते हैं, सबसे कम, मतलब सिंगल अगर देखेंगे तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे क्लोरेला एंड माइक्रोएस्टेरिया, ठीक है। ये जो होते हैं ना, इनमें देखने को मिलेगा सिंगल। वहीं हम लोग अगर बात करें हायर एनिमल में, अगर हम लोग बात करते हैं हायर एनिमल में, तो हायर एनिमल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें अगर हम लोग बात करते हैं बर्ड्स की, क्लियर, अगर हम लोग बर्ड्स की बात करें, अगर हम पक्षियों की बात करें, अगर हम चिड़ियों की बात करें, तो जो बर्ड्स होते हैं इनकी जो फ्लाइट मसल्स होती है, जो फ्लाइट मसल होती है, क्लियर, फ्लाइट मसल में बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया is more in number, क्लियर। तो ये क्या हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेंगे, बर्ड्स में मिलेंगे, फिर इसके बाद में उससे कम एनिमल में मिलेंगे, फिर इससे कम मिलेंगे प्लांट में, फिर मिलेंगे सिंगल अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें क्लोरेला फ्यूसा में मिलेगा और माइक्रोएस्टेरियाज में मिलेगा। ये तो माइक्रोएस्टेरियाज और क्लोरेला फ्यूसा हो गया। अगर हम लोग बात करें कि कौन सी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज्यादा होगा, तो आप लोगों को बता दें, जो सेल मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव होती है, उनके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्रस्टी का साइज एंड नंबर ऑफ क्रस्टी बहुत ज्यादा होंगे। तो जैसे अभी हम आप लोगों के सामने एक छोटा सा स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, और वहां पे हम लिख दे रहे हैं, आपको जो भी अच्छा लगे वहां पे, ठीक है, उस पर कमेंट कर दीजिएगा कि किसमें ज्यादा होगा। तो देखिए अब दो यहाँ पे निकाल रहे हैं, एक ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाया, ठीक है, इसमें हम लोग क्रस्टी की अगर बात करते हैं, इस टाइप से क्रस्टी बना रहे हैं, क्लियर, तो इस टाइप से क्रस्टी बना रहे हैं। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जिसके पास क्रस्टी का नंबर ज्यादा होता है और जिसके पास क्रस्टी का साइज भी लार्ज होता है या फोल्डिंग, इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग बहुत ज्यादा होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, क्लियर। एक हमने माइटोकॉन्ड्रिया ये बना दिया, क्लियर, फिर ये दूसरा और माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे हैं, इसके अंदर अगर हम लोग क्रस्टी और इनर मेम्ब्रेन बनाए कुछ इस टाइप से, तो आप लोगों से मेरा एक बस यही क्वेश्चन है
कि कौन सा इन दोनों में से माइटोकॉन्ड्रिया ए और माइटोकॉन्ड्रिया बी हमने इसमें नाम दे दिया है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव होगा। क्लियर, इतना आप बताएं, और कौन सा सबसे ज्यादा एटीपी की सिंथेसिस करेगा। तो आज इतने रखते हैं आज के लिए।